तो पहला प्रोग्राम क्या है? राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10। ठीक है। तो ऑड नंबर्स तो हमें बेसिकली पता ही है होते क्या है, कि जो टू से डिविजिबल नहीं होते, ऑड नंबर होते हैं। तो मैंने क्या करा, हमें कहाँ से प्रिंट करने थे? 1 to 10। तो मैंने एक फॉर लूप चलाया। 1 से स्टार्ट होगा ये, और कहाँ तक जाएगा? हमारा 10 तक जाएगा। ठीक है। और ये आई प्लस प्लस का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं, आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी हर उसमें। तो मैंने लिखा, अगर इफ आई मॉड 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या मतलब होता है? आई मॉड 2, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम। अब आई मॉड 2 का मतलब क्या होता है, ये देखते हैं। आई मॉड 2 क्या कहता है कि जैसे लेट सपोज 1 से स्टार्ट है ना हमारा लूप, तो 1 मॉड 2। 1 मॉड 2 का मतलब क्या होता है इसमें, कि रिमाइंडर क्या आएगा तुम्हारा? 1 2 से करेंगे जब। अब इसमें क्या रिमाइंडर के साथ, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1। ठीक है, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है। तो ये चेक करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा कि अगर हमारा, ये कंडीशन थी हमारी, अगर हमारा आई मॉड 2 इक्वल नहीं है 0 के, तो ये कहेगा हाँ ये ट्रू है, कि हमारा आई मॉड 2 0 नहीं आ रहा। तो ये उसे प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि हम इसमें हैंड टू हैंड क्या करा रहे थे? प्रिंट भी करा रहे थे। ये ये चीज करा रहे थे हम प्रिंट। अगर मॉड 2 आता है, तो ऐसे ही क्या करेगा, फिर ये आएगा, इंक्रीमेंट होएगा 2 पे आएगा आई। आई हमारा 2 हो जाएगा। तो फिर ये चेक करेगा 2 के लिए। अब ये चेक करेगा 2 मॉड 2, क्या ये इक्वल है 0 के? वो कहेगा हाँ, क्योंकि ये डिविजिबल है। तो फिर ये क्या करेगा, वो उसे प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो ऐसे हमारा लूप बढ़ता जाएगा, 10 तक जाएगा। जितने भी एलिमेंट्स 2 से मॉड होंगे और रिमाइंडर देंगे 0, तो वो उन्हें प्रिंट कराता जाएगा। ठीक है। ओ, नहीं होंगे, सॉरी, डिविजिबल नहीं होंगे 2 से, उन्हें प्रिंट करा देगा। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 9। और ये जितने सारे एलिमेंट्स हैं, वो क्या है? 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट। ठीक। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन पे। क्या कहता है? राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर थ्रू रिकर्जन। अब फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल बेसिक तो पता होगा कि फैक्टोरियल क्या कहता है। फैक्टोरियल कहता है कि जितने भी जैसे मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 3 का फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ? 3 का मुझे फैक्टोरियल निकालना है, तो इसका मतलब होता है 3 into 2 into 1, यानी कि जो ये मल्टीप्लाई करके देगा 6। तो ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है। अब तो क्या, अब प्रोग्राम क्या कहता है? तो मैंने एक क्लास बनाई, मेन क्लास, उसमें मैंने प्रिंट करा दिया फैक्टोरियल ऑफ 3। फैक्ट क्या है? मेरा यहाँ पे एक फंक्शन है जो मैंने नीचे बनाया हुआ है, जो तुम्हें दिख रहा है। ठीक है। उसमें मैंने क्या पास करा है? जैसे हम पास करते हैं ना मेथड में एक पैरामीटर, कि एन एन लेना है, कि कौन से नंबर का मुझे फैक्टोरियल चाहिए, मैंने क्या पास कर रखा है? 3। ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर एन इक्वल है 1 के, तो रिटर्न कर दो 1। ठीक है। अब ये बताता हूँ क्या होता है। वरना रिटर्न करो एन इंटू फैक्ट n-1। ये कंडीशन ध्यान रखना, अगर n इक्वल है 1 के, तो रिटर्न कर दो 1। तो अब आते हैं, इसका मतलब क्या है? n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। मैंने लिखा है n इंटू फैक्ट ऑफ n-1। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? तो जितना भी जो एग्जीक्यूशन होता है ना, एक चीज ध्यान रखना, वो कहाँ पे होता है जावा में? वो होता है स्टैक मेमोरी में। ठीक है। जितने भी एग्जीक्यूशन होते हैं प्रोग्राम के, वो स्टैक मेमोरी में होते हैं जावा की। तो स्टैक मेमोरी का हमें पता है क्या होता है। स्टैक स्टैक क्या होता है? बेसिकली स्टैक हमें पता है, वो होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो उसमें सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले निकलेगा। ठीक है। तो अब ये इसमें क्या कहा था हमें? रिकर्जन से करना है क्वेश्चन। रिकर्जन मतलब, रिकर्जन का बेसिक मतलब क्या होता है? अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, उसे हम रिकर्जन कहते हैं। जैसे कि तुमने देखा था कि मैंने एक फैक्ट फंक्शन बनाया था, और मैं इसे ही कॉल कर रहा हूँ रिटर्न करने के लिए। ठीक है। तो अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ को हम रिकर्जन कहते हैं। तो इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कैसे जाएगी? एक मैंने कंडीशन लिखी थी, अगर n इक्वल इक्वल है 1 के, तो रिटर्न कर दो 1।
ठीक है, ये कंडीशन याद रखना। तो अब इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी इसकी, ये एक स्टैक बनेगा। जैसे ही मैं ये फंक्शन, ये मेन मेथड को रन करूंगा, तो उसमें क्या कॉल जाएगी, उसमें कॉल जाएगी, क्या पहले वो चेक करेगा क्या हमारा n इक्वल है 1 के, मैंने क्या पास कर रखा है n में 3, तो वो चेक करेगा क्या हमारा n इक्वल है 1 के, वो कहेगा नहीं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको कॉल लगा देगा, इस चीज को कॉल लगा देगा, n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस वन। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, n करंटली हमारा क्या है, n है हमारा करंटली 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ 2, क्योंकि n माइनस वन है, ये c है। ठीक है, n माइनस वन है, राइटिंग देख लेना थोड़ी। ठीक है, तो ये हमारा स्टैक में चला जाएगा। फिर अब क्या हो चुका है हमारा, क्योंकि हमने n माइनस वन पे कॉल लगाई है, तो हमारा 3 से अब क्या हो चुका है 2। ठीक है, तो अब ये 2 पे कॉल लगाएगा, फिर से ये फंक्शन में जाएगा, फिर ये चेक करेगा कि n हमारा इक्वल है 1 के, वो कहेगा नहीं। ठीक है, तो कॉल लगा दो n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस वन की, इस चीज की फिर से कॉल लगा दो, फिर ये जाएगा, फिर यहाँ पे 2 इंटू फैक्ट ऑफ लिखेगा, फैक्ट ऑफ n माइनस वन, n क्या है हमारा करंटली 2, तो 2 माइनस वन इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे पास कर देगा 1। ठीक है, अब फिर से ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, फिर चेक करेगा क्या हमारा n इक्वल है 1 के, वो कहेगा हाँ, अब हो चुका है 1, n 1 के इक्वल, तो क्या करेगा, रिटर्न कर दो 1। ठीक है, तो ये रिटर्न क्या कर देगा 1, तो अब हमारा स्टैक में क्या आ जाएगा 1। समझे, तो जब हमारा n इक्वल हो गया 1 के, तो इसने रिटर्न करा 1, क्योंकि इसने आगे कॉल नहीं लगाएगा अभी अपने आप को, क्योंकि हमारी कंडीशन मैच हो चुकी है। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट, मतलब खत्म होने वाला था एग्जीक्यूशन में, जो स्टैक मेमोरी में चीजें पड़ी है ना, उनको वो खत्म करता हुआ चलता है। ठीक है, तो हमारा क्या निकलेगा, हमारा निकला 1 पहला। ठीक है, तो ये हट गया, स्टैक से हट गया, 1 आ गया बाहर, ये भी हटा देते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि प्रोग्राम वापस कैसे जाएगा, कि हमें 3 का फैक्टोरियल मिलेगा कैसे। ठीक है, तो ये किसका आंसर था, अगर तुम्हें याद हो, ये था हमारा फैक्टोरियल ऑफ 1 का आंसर। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बताओ। हाँ, हाँ इतना आ गया समझ। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये फैक्टोरियल ऑफ 1 का आंसर है 1। ठीक है, अब ये इसे निकालेगा बाहर, ये कहेगा तू क्या कहता है भाई, 2 इंटू ये कह रहा है जो फैक्टोरियल ऑफ 1 का आंसर आया ना, मुझे उससे मल्टीप्लाई कर दे, और फैक्टोरियल ऑफ 1 का आंसर क्या है 1, तो ये कर देगा 2। ठीक है, अब ये इसे भी हटा देगा, इसे भी हटा देगा, अब ये इसे निकालेगा। अब ये क्या कह रहा है कि जो फैक्टोरियल ऑफ 2 का आंसर है ना, मुझे उससे मल्टीप्लाई कर दे, और फैक्टोरियल ऑफ 2 का आंसर क्या है, ये फैक्टोरियल ऑफ 2 का आंसर है ये। ठीक है, तो मुझे उससे मल्टीप्लाई कर दे 6। ठीक है, तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर देगा, अब इसे भी हटा देगा ये अपने में से। अब क्या हो चुका है, स्टैक खाली। तो अब ये क्या करेगा, मेन मेथड को रिटर्न कर देगा 6, ये मेन में चला जाएगा, और ये प्रिंट कर देगा फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6 यहाँ पे। समझ गए, समझ गए। हाँ समझ गए। डन डन, समझ गया। ठीक है, ये होता है रिकर्जन, अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्जन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। command line arguments, write a java program to accept command line arguments and print them। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स हम किसे कहते हैं, ये जो दिखता है, ये जो तुम्हें पता है ना, इसमें स्ट्रिंग args जो होता है, इसे कहते हैं हम कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो ये कह रहा है कि उसमें कुछ भी सेंड करो कमांड लाइन आर्गुमेंट में, और उसे प्रिंट करो। तो मैंने क्या करा, तो ये जो स्ट्रिंग होता है, ये स्ट्रिंग ब्रैकेट args क्या होता है, एक एरे होता है, कि जब भी मेन मेथड कॉल होता है, जितना भी कोड मेन मेथड में लिखा है वो किस फॉर्म में जाता है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स की एरे ऑफ स्ट्रिंग्स में जाता है।
ठीक है। तो ये इसका मतलब यही है कि स्ट्रिंग्स का एक एरे है जिसका नाम ARGS है। इसमें यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ARGS कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी लिख दो। तो मैंने यहाँ क्या करा, मैंने यहाँ इनिशियलाइज कर दिया कि जो ARGS है ना, उसकी जो स्ट्रिंग का जो तुम एरे है उसकी लेंथ रख दो 2। कुछ भी रख सकते हैं, 2 6 8 10, कुछ भी रख दो, एन एन नंबर्स रख सकते हो तुम। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया 2। तो एरे कैसा होता है, एरे कैसा दिखेगा इसका, मैंने क्या कहा, उसका साइज 2 रख दो। ठीक है, उसका साइज 2 रख दो। तो ये एरे बना देगा ऐसा, जिसका साइज है 2, कि इसमें 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं। अब एक चीज होती है कि जो एरे में होता है ना, उसका बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग क्या होती है, 0। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कहते हैं कि इसमें 0 से स्टार्ट होता है। अगर तू 5 रख रहा है तो इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4, बस। तो इसे एरे जो होता है वो एक जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने लिखा है ARGS 0 में हेलो डाल दो। तो यहाँ पे वो हेलो डाल देगा। ठीक है। और ARGS 1 में यहाँ डाल दो वर्ल्ड। तो यहाँ पे वो डाल देगा वर्ल्ड। ठीक है। फिर मैंने क्या करा है, प्रिंट कर दो ARGS 0 और 1। अब क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि 0 पे क्या है और 1 पे क्या है। तो ये दोनों उठा के वो प्रिंट कर देगा। तो हमारा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। ओके, ये वो सेम क्वेश्चन है फैक्टोरियल वाला। जैसे हमने फैक्टोरियल में क्या करा था, रिकर्जन करा था हमने, मेथड जो अपने आप को कॉल कर रहा था, वैसे ही ये फिबोनाची सीरीज है। वो तो पता ही है, उसका मतलब पता ही है हमें क्या होता है कि जो जैसे हमें 3 निकालना है तो इसका क्या लेते हैं हम। जैसे मेरे को लिखना है 3 की क्या है, तो 0 0 1 2, यानी कि जो लास्ट पिछले 2 एलिमेंट्स होते हैं ना उनका सम करके नेक्स्ट एलिमेंट बनता है। ठीक है। अब मेरा ये 3 का है, अब मुझे 4 का निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, 1 और 2 को प्लस करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 3। तो ये हो गया फिबो ऑफ 3। ठीक है। तो मैं इसमें यही कह रहा हूँ, रिकर्जन, इसमें भी रिकर्जन चलेगा, मेथड कॉल करेगा। अगर n लेस देन इक्वल है 1 के, इसमें नई कंडीशन है, तो रिटर्न करो n। इसका मतलब क्या है कि जब भी लेस देन होएगा ना, जब भी तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 0 है, तो यानी कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, अपने आप को रिटर्न कर रहा है ना ये, कि जब भी n लेस देन इक्वल है 0, लेस देन है 1 के, तो रिटर्न कर दो n। तो ये अपने आप को 0 रिटर्न कर देगा। तो ऐसे ये कॉल लगती जाएगी और जब रिकर्जन से बाहर आएगा तो ये लास्ट में क्या करेगा, 0 प्लस 0 प्लस 1 कर देगा, वो 2 आ जाएगा 3 का फीबो। ये रिकर्जन फिर से समझाऊं, कैसे कॉल लगेगी, कैसे स्टैक में लगेगी, ये बताओ। फोर्थ वाला मुझे समझा दो। पूरा रिकर्जन समझाना पड़ेगा आपको। अब फिर वो करना पड़ेगा कि स्टैक में कॉल कैसे लगेगी। ठीक है। अब देखते हैं हम फीबो निकालना है हमें 3 का। मैंने क्या बताया था कि जितने भी एग्जीक्यूशन होता है वो स्टैक मेमोरी में लगती है रिकर्जन की कॉल, ये याद रखना। तो इसका क्या था, अगर n लेस देन है 1 के तो रिटर्न कर दो n। ठीक है। वरना रिटर्न करो, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ मैं, फंक्शन ऑफ n-1 प्लस फंक्शन ऑफ n n-2। ठीक है, फंक्शन ऑफ n-2। ठीक। चलो, अब कैसे कैसे कॉल लगेगी ये देखते हैं। पहले ये फंक्शन में आएगा, कहेगा क्या भाई, हमारा जो n है, करंटली n, ये मेरा n है, याद रखना, ये मेरा n है। तो क्या कहेगा कि भाई क्या मेरा n लेस देन 1 के, वो कहेगा नहीं। फिर ये इस पे आ जाएगा, वो कहेगा रिटर्न कर दे n-1 प्लस n-2, यानी कि 3 की फंक्शन कॉल कैसे लगेगी, जो इसके पिछला एलिमेंट है और उससे जो पिछला एलिमेंट है उसमें ऐड कर दे। ठीक है। तो n-1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1। ये मैं पूरा नहीं लिख रहा, यहाँ पे फंक्शन पूरा लिखा जाएगा, ये फंक्शन ऑफ 2
और फंक्शन ऑफ 1, ये ऐसे कॉल लगेगी। ठीक है, तो अब हमारा n क्या हो चुका है, 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब हमारा n क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि हम एक डिक्रीज कर चुके हैं यहाँ पे। अब हमारा n 3 की जगह 2 हो गया। ठीक है, फिर से ये कॉल आएगी, यहाँ पे आएगा, कहेगा कि भाई क्या हमारा n लेस देन 1 के, वो कहेगा नहीं, फिर वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो पूछेगा, फिर इसे रिटर्न करेगा कि n-1 1 प्लस 0 कर दे। ठीक है, तो अब हमारा हो चुका है 1, ये लेस देन इक्वल था यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा n क्या हो चुका है 1, क्योंकि हमने यहाँ पे एक और डिक्रीमेंट कर दिया। अब कहेगा 1 है, तो रिटर्न कर दे n को। n मतलब जो भी हमारा करंटली हमारा n क्या है 1, तो ये कहेगा इसे रिटर्न कर दे। ठीक है, रिटर्न मतलब अपनी वैल्यू दे दे कि फीबो ऑफ 1 जो आएगा वो ये आएगा, तो ये ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इस स्टैक में डल चुका है, अब ये बाहर निकलेगा, फिर ये नीचे कॉल लगाएगा, फिर ये इसमें प्लस करेगा 1 प्लस 0। ठीक है, ये 1 प्लस 0 करेगा जो कि देगा 1। फिर ये नीचे की कॉल लगाएगा फीबो ऑफ, ये होता है फीबो ऑफ 2, जो 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि क्या था, ये फंक्शन पूरा फीबो ऑफ 2 प्लस फीबो ऑफ 1। ठीक है, 3 के लिए हमें क्या चाहिए था, 1 का फीबो क्या है और 2 का क्या है। तो 2 का क्या आ रहा है 1, और 1 का क्या आ रहा है 1, तो ये कर देगा 2, और ये रिटर्न कर देगा मेन मेथड में। समझ आ गई, फिर यहाँ पे रिटर्न कर देगा और प्रिंट कर देगा 2। ठीक है, क्लियर है रिकर्जन। ये थोड़ा टफ होता है रिकर्जन से समझना कि कैसे कॉल लग रही है, कैसे वापस आ रहा है। मैंने इसलिए बता दिया, बाय चांस वो पूछ ले, क्योंकि वो रिकर्जन में दे रखा था। समझ आ गया कैसे कॉल लगेगी। समझ तो आ गया, लेकिन अभी मैं करूंगा ना तो कल शायद डाउट है, तो बता दीजिए। हाँ, ये एकदम में समझ में नहीं आता रिकर्जन, ये क्योंकि स्टैक में सारी कॉल लगती हैं, तो उस हिसाब से देखना पड़ता है इसका। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीचे। ठीक है, अब लिखते हैं क्या कह रहा है, राइट अ जावा प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ क्लास अकाउंट्स विद फॉलोइंग डिटेल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स, अकाउंट नंबर, नेम, अकाउंट नेम, बैलेंस। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल वो होते हैं जो कि हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, पहली बात। फिर हमें अब क्या बनाना है, मेथड्स बनाने हैं, विड्रॉल, डिपॉजिट, डिस्प्ले, यूज द कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज मेंबर। ठीक है, तो ये होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल जो मैंने क्लास में डिक्लेयर कर रखे हैं। जैसे इसने कहा था कि एक अकाउंट नंबर ले लो, एक नेम ले लो, अकाउंट का नेम ले लो, बैलेंस ले लो। तो मैंने क्या ले लिया, अकाउंट नंबर जो होता है वो इंटीजर ले लिया, अकाउंट का नेम मैंने स्ट्रिंग ले लिया, और एक अकाउंट का, जिस बंदे का अकाउंट है उसका नाम मैंने स्ट्रिंग में ले लिया, और जो उसके अकाउंट का नाम है वो मैंने भी स्ट्रिंग में ले लिया। और एक मैंने ले लिया बैलेंस, कि उसके में बैलेंस कितना है। फिर मैंने क्या करा, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, जैसे कि ये कह रहा है यूज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज मेंबर्स। पता है, एक लाइन लिखवाई थी कि द जॉब ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड इज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल बने हुए होंगे, तो कंस्ट्रक्टर का ये काम है कि वो उन्हें वैल्यू दे, इनिशियलाइज मतलब वैल्यू दे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक अकाउंट्स बनाया, उसमें मैंने जितने भी ऊपर डिक्लेयर करे थे सबको यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने दिस डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू अकाउंट नंबर करा, नेम करा, सबको मैंने दिस से कर दिया। दिस क्या करेगा, दिस क्या करता है बेसिकली, दिस जो है ना वो रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो बेसिकली दिस का काम क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर ना लिखता, अगर मैं ए लिख देता, तो मुझे दिस लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। लगाता तब भी ठीक था, नहीं लगाता तब भी ठीक था, लेकिन मैंने क्योंकि ऊपर भी अकाउंट नंबर लिया है और मैंने यहाँ पे भी अकाउंट नंबर लिया है, तो मुझे दिस लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता नहीं चलेगा कि मैं कौन से अकाउंट, यहाँ पे कौन से अकाउंट नंबर को भेज रहा हूँ और यहाँ पे कौन से अकाउंट नंबर को भेज रहा हूँ। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम नेम स्पेस कोलिजन। जब मेथड और जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं उन दोनों के नाम सेम हो जाते हैं, तो हमें
क्या यूज करना पड़ता है, दिस कीवर्ड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए लिखता तो मुझे दिस लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, पहली बार। तो अब इसने कहा है कि हमें एक विड्रॉल मेथड बनाना है, डिपॉजिट और डिस्प्ले, और उसके अकॉर्डिंग मैंने 3 मेथड बना दिए। एक विड्रॉल की जो रिटर्न करेगा हमें, मतलब वो लेगा एक अमाउंट कि तुम्हें कितना पैसा निकालना है, वो अमाउंट डालो। ठीक है, फिर वो रिटर्न कर देगा जितना हमारे पास था उसमें से जितना हमने निकाल लिया माइनस करके। डिपॉजिट क्या करेगा कि कितना अमाउंट तुम्हें डिपॉजिट करना है, तो वो बैलेंस में प्लस कर देगा कि पहले मेरे पास इतना था और मैंने इतना डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो वो प्रिंट कर देगा बैलेंस को। फिर एक वॉइड डिस्प्ले बना दिया जिसमें मैंने अकाउंट होल्डर का नेम प्रिंट कर दिया, अकाउंट का नाम क्या है वो प्रिंट कर दिया, अकाउंट का नंबर क्या है वो प्रिंट कर दिया, और अकाउंट में कितना करंटली बैलेंस है वो प्रिंट कर दिया। फिर मैंने एक बनाई मेन क्लास सॉल्यूशन। उसमें मैंने क्या करा, अकाउंट्स ए इज इक्वल्स टू न्यू अकाउंट्स। अब इसमें 3 चीजें हो रही है। पहला, अकाउंट्स क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। दूसरा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तीसरा, जो मैंने इंस्टेंस वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करे थे वो यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहे हैं कि मैं उन्हें वैल्यू दे रहा हूँ। दिख रहा है तुम्हें 21, ये क्या करेगा, ये 21 जाएगा अकाउंट नंबर में डाल देगा। उज्जवल शर्मा किस में डाल देगा, नेम में, कि अकाउंट होल्डर का नेम क्या है। उज्जवल क्या डाल देगा, अकाउंट का नाम क्या है, और करंट बैलेंस कितना है 20,000। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक मैंने लिख दिया कि डिपॉजिट से पहले पैसे कितने थे वो डिस्प्ले कर दो। तो वो ये प्रिंट करेगा, उज्जवल शर्मा नाम ये था इसका, अकाउंट नंबर इतना है और बैलेंस इतना है। ठीक है, अब मैंने कहा कि आफ्टर डिपॉजिट करके एक मैंने एक चीज लिखी और मैंने क्या करा, डिपॉजिट मेथड को कॉल कर दिया। ए डॉट डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, मैंने जो अकाउंट्स क्लास में डिपॉजिट मेथड था उसे कॉल कर दिया। और उसमें मैंने कितने, मैंने क्योंकि ऊपर तुमने देखा होगा कि मैंने कितने, मेरे को एक अमाउंट चाहिए था कि मुझे कितने डिपॉजिट करने हैं वो बताओ। तो मैंने कितना भेज दिया कि भाई 2,000 डिपॉजिट करने हैं मेरे को, अब बता। तो मैंने डिपॉजिट कर दिया। तो ये आफ्टर डिपॉजिट बैलेंस पहले कितना था, 20,000, आफ्टर डिपॉजिट कितना हो गया, 22,000। ठीक है, फिर मैंने एक और चीज प्रिंट करी, आफ्टर विड्रॉल। आफ्टर विड्रॉल पैसे कितने हो गए, तो मैंने प्रिंट कर दिया ए डॉट विड्रॉल, यानी कि ये अब क्या करेगा, ए डॉट विड्रॉल किसको कॉल करेगा, जो हमारा अकाउंट्स क्लास में विड्रॉल मेथड है उसे कॉल करेगा। तो मैंने उसमें क्या चीज चाहिए थी, मेरे को एक अमाउंट चाहिए थी कि कितने विड्रॉ करने हैं, तो मैंने लिख दिया भाई 200 रुपये विड्रॉल करने हैं। ठीक है, वो कहेगा ठीक है, तो रिटर्न करेगा बैलेंस में से अमाउंट। करंटली बैलेंस कितना है, पहले कितना था मेरा, यहाँ पे जब मैंने लिखा था 20,000, मैंने डिपॉजिट कितना कर दिया था 2,000। अब कितने में से माइनस करेगा, ये 22,000 में से 200 रुपये माइनस करेगा। ठीक है, तो इसने क्या करा, 22,000 में से 200 रुपये माइनस करा तो 21,800 आ गया। तो उसने वो प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये पूरा समझ में आ गया फ्लो प्रोग्राम का कैसे हुआ है। आ गया। सबको हाँ आ आ गया गया। ना, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट अ जावा प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करनी है हमें। पहली बात, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती क्या है, ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब ये देखते हैं क्या था क्या है। तो ये मैंने एक क्लास बनाई एरिया नाम की, उसमें 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करे मैंने, विड्थ हाइट और डेप्थ। फिर एक एरिया का कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि विड्थ है, हाइट, मैंने क्या करा, विड्थ हाइट और डेप्थ को इसमें पास कर दिया पैरामीटर्स में इसके कंस्ट्रक्टर के, और उसको दिस से रेफर कर दिया। ठीक है, फिर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें मैंने क्या करा, एक विड्थ मेथड, एक, अब मैंने क्या करा, विड्थ और हाइट को पास कर दिया पैरामीटर में। अब इसमें तुम्हें एक डिफरेंस दिख रहा होगा कि मैंने ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर में कितने पैरामीटर में पास करे थे, 3, और इसमें कितने करे थे, इसमें कितने करे हैं, 2। तो इसे कहते हैं हम ओवरलोडिंग।
हम डिस्टिंग्विश कैसे कर रहे हैं, नाम सेम है, नाम देखो एरिया एरिया नाम सेम है, डिस्टिंग्विश किससे कर पा रहे हैं, पैरामीटर्स में, ऊपर थे 3 नीचे हैं 2, तो इसे कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कि नाम सेम है बस पहचान कैसे लग पा रहे हैं, पैरामीटर से। तो मैंने यहाँ पे दिस को विड्थ दे दिया और दिस को हाइट दे दिया और डेप्थ को 1 दे दिया। अब डेप्थ को 1 क्यों दिया मैंने, क्योंकि मैंने पास कितने करे थे, 2, ठीक है। तो अब मेरा काम है कि मैं खुद इनिशियलाइज करूँ कि डेप्थ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा एरिया का, ये वाला 2 पैरामीटर वाला, तो ये डेप्थ को इनिशियलाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए अब कह दिया भाई अगर जब ये कॉल होगा ना तो डेप्थ की वैल्यू ना 1 रख दियो, ठीक है। अब मैंने एक वर्ड बना दिया एरिया, जिसमें मैंने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया ए का, एरिया का, जिसमें मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल करा। अब मैंने 3 वैल्यू पास करी है, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाया, ऊपर जाएगा एरिया क्लास में, चेक करेगा जितने भी कंस्ट्रक्टर है उसमें से 3 वैल्यू कौन ले रहा है पैरामीटर में अपने। तो इसे मिल गया ये वाला कि ये विड्थ ले रहा है, हाइट भी ले रहा है, डेप्थ भी ले रहा है, तो ये यहाँ जाएगा, विड्थ की वैल्यू रख देगा 2, हाइट की 3 और डेप्थ की 4। फिर मैंने क्या करा, एरिया मेथड को कॉल कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा 2 इंटू 3 इंटू 4 और आ गया हमारा 24, ठीक है। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया ए2 का, अब इसमें मैंने 2 पैरामीटर पास करे, ठीक है। अब ये फिर से क्या करेगा, फिर एरिया क्लास पे जाएगा, फिर चेक करेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर है भाई जो 2 पैरामीटर ले रहा है अपने में, वो लेगा विड्थ और हाइट। तो ये विड्थ में डाल देगा 5 और हाइट में डाल देगा 6 और डेप्थ को रख देगा 1, क्योंकि मैंने इसमें पैरामीटर में नहीं लिया, तो मैंने कहा कि भाई डेप्थ की वैल्यू जब भी हो 1 डाल दियो, तो ये 1 डाल देगा, 5 इंटू 6 करके 30 प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे एरिया को मेथड कॉल करा, तो 5 इंटू 6 इंटू, नहीं 5 इंटू 1 इंटू 6 ये हो जाएगा, तो ये प्रिंट कर देगा 30, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं सेवंथ प्रोग्राम में, राइट अ जावा प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इन अ प्रोग्राम, कि कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे हैं, अब ये बताओ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करे थे एरिया के, 2, तो अब वो यही कह रहा है कि अब मुझे काउंट बताओ तुमने ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट करे हैं। तो मैंने क्या करा, एक क्लास खोली, बॉक्स बॉक्स को बना दिया, एक क्लास करी, उसमें मैंने क्या लिया है, स्टैटिक इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी देखते हैं स्टैटिक इंट काउंट का मतलब क्या है। फिर मैंने एक बॉक्स का कंस्ट्रक्टर खोला, जिसमें मैंने काउंट को, ये जो प्लस प्लस होता है ना, इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट, वैल्यू को इंक्रीज करना, ठीक है। फिर मैंने एक डिस्प्ले खोला, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड, फिर मैंने प्रिंट कर दिया उसके साथ। ये प्लस का मतलब क्या होता है, कॉनकैट करना, कनकैटिनेशन, क्योंकि जो जावा होता है वो सारी चीजें किस चीज में लेता है, स्ट्रिंग में लेता है। तो मैंने क्या कहा है कि कॉनकैट कर दो काउंट को, ये काउंट अभी इंटीजर है, जब ये रन होगा कोड ये भी स्ट्रिंग बन जाएगा। तो मैंने कहा कि काउंट को भी इसमें जो मैंने लिखा है यहाँ पे इसके साथ प्रिंट कर देना, ठीक है। फिर मैंने एक मेन क्लास बनाई, बॉक्स 3 ऑब्जेक्ट बनाए मैंने और B3 में डिस्प्ले कर दिया। अब होगा क्या, मैंने स्टैटिक क्यों लिखा, पहली बात स्टैटिक इंट काउंट 0। स्टैटिक का मतलब बेसिकली पता है क्या होता है, अगर स्टैटिक के 2 यूज होते हैं, नहीं 3, एक तो तुम लगा सकते हो वेरिएबल के साथ, एक लगा सकते हो तुम मेथड के साथ, एक लगा सकते हो तुम क्लास के साथ। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल का लिया है, तो मैं सीधा वेरिएबल का बताता हूँ, जब मेथड और क्लास का आएगा वो बता दूंगा। तो क्या करता है ना, स्टैटिक क्या करता है बेसिकली, वो ना अपनी वैल्यू को होल्ड करके रखता है, होल्ड करके रखता है मतलब जैसे कि मैंने कहा कि क्या होता है ना, जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल्स होते हैं, मतलब कोई भी मेथड कॉल होता है, तो बार बार उसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे मैं अगर यहाँ स्टैटिक नहीं लिखता ना, तो जितनी बार मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करता तो उसकी वैल्यू 0 जाती, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है स्टैटिक इंट काउंट। जब मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद क्या लिखा मैंने, काउंट प्लस प्लस यानी कि 1। तो मैं इसे समझाता हूँ, एक सेकेंड।